आज हम सीखेंगे टैक्स प्लानिंग करना, क्योंकि यदि हम सही ढंग से अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं तो हम बहुत सी अमाउंट अपनी टैक्स पेड कर चुके होते हैं। आज हम सीखेंगे टैक्स प्लानिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट अपनी टैक्स में पेड कर देते हैं सिर्फ इसके लिए कि आप अपने टैक्स को प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज द सेशन फॉर यू। तो बने रहिए मेरे साथ इस सेशन को और पूरा देखिएगा। इस सेशन के अंदर मैं आपको टिप्स बताऊंगा किस तरीके से आप अपने टैक्स को प्लान करके अपने टैक्स के अमाउंट को बचा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स बिगिन। फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 यहाँ पे आपको इस साल से दो ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन 1 के अंदर आपको ऑल टैक्स रेट्स रहेगी और ऑप्शन 2 के अंदर है आपकी नई टैक्स रेट्स। क्योंकि अभी बजट के अंदर हमें दो ऑप्शन दिए कि आप कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है ये आपको नहीं मालूम होगा। ऑप्शन 1 रहेगा ओल्ड टैक्स रेट का, ऑप्शन 2 रहेगा नई टैक्स रेट का। दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, आपको आपके एम्प्लॉयर को भी बताना होगा कि मेरे को ऑप्शन 1 चूज करना है, ऑप्शन 2 चूज करना है, लेकिन कंफ्यूजन होंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इस सेशन के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है और कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। लेट्स बिगिन विद द ऑप्शन 1। इस ऑप्शन 1 के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसका एजेंडा मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम सीखेंगे टैक्स प्लानिंग क्या है। टैक्स प्लानिंग के साथ साथ हम अपने रिटायरमेंट प्लान को भी बनाएंगे कि किस तरीके से हम रिटायरमेंट प्लान को कर सकते हैं और अपने टैक्स को बचा सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। आपको टैक्स प्लानिंग से पहले ग्रॉस टोटल इनकम पता होनी चाहिए, आपकी कितनी ग्रॉस टोटल इनकम है, जिसके बेसिस पे अपने टैक्स प्लानिंग को कर सकते हैं। टैक्स सेविंग के डिडक्शंस कौन कौन से ऐसे हैं जिससे आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं, जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं, वो कौन कौन से डिडक्शन है इसके बारे में हम जानेंगे। अलाउंसेस कौन कौन से अवेलेबल है आपको। सैलरीड पर्सन को एक स्टैंडर्ड अलाउंसेस वगैरह अवेलेबल है जो उनके पेरोल में उनके एचआर वाले, उनकी कंपनी वाले उनको प्रोवाइड करते हैं, उससे भी उनको टैक्स बचता है। तो किस तरीके से आप उनका यूज करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं हम आज सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्सेबल इनकम। जब आप अपनी टैक्स की किस अमाउंट पर टैक्स लगना है ये पता चलेगा आपको, तो आप पता एग्जैक्ट कर पाएंगे कितना टैक्स आपको पे करना है। तो नेट टैक्सेबल इनकम पे आपको टैक्स पे करना है, किस तरीके से नेट टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैलकुलेशन होगी इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैक्स प्लानिंग क्या है। टैक्स प्लानिंग हमेशा लीगल तरीके से होती है। लीगल मींस कि इनकम टैक्स में दिए गए प्रोविजन के हिसाब से हम लोग अपनी टैक्स को प्लानिंग करते हैं। उसमें दिए गए सेक्शंस का हम यूज करते हैं, उसमें बताए गए इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं। हम उन सेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जो सेक्शंस हमारे लिए यूजफुल है, हमारे टैक्स को प्लान करने में यूजफुल है। हम उन टैक्स के सेक्शंस को यूज करके अपने टैक्स को प्लानिंग करते हैं। इसका पर्पज एक ही है कि आप मैक्सिमाइजेशन, आपके टेक होम सैलरी के अंदर मैक्सिमाइजेशन होएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट की आदत बनेगी, आपकी सेविंग की आदत बनेगी, आप अपने रिटायरमेंट के लिए बेहतर तैयारी कर पाएंगे। 60 ईयर्स की एज के बाद में हमारी कंपनी हमें रिटायर कर देती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने जीवन यापन करेंगे, उसके लिए अभी से हमें प्लानिंग करनी है। ये भी एक पार्ट है टैक्स प्लानिंग का। हम लोग इंडिविजुअल्स लोग अपने बजट बनाते हैं, घर में फाइनेंशियल बजट बनता है कि किस तरीके से हमें खर्चा करना है, ये प्लान करते हैं हम, ये लाना है वो लाना है, या किस तरीके से हमें खर्चा करना है। सेम उसी तरीके से हमें अपने टैक्स को भी प्लान करना है, क्योंकि यदि हम इतने टैक्स को प्लान नहीं करते हैं तो एंड ऑफ द ईयर जैसे मार्च आता है, आपको अपने एचआर को जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं तो उस समय आप क्या करते हो, हड़बड़ाहट के अंदर आपको जो समझ में आता है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो सकता है बहुत टाइम के लिए लॉक इन रहे, आपको फायदा ना मिले। तो आज इस सेशन में हम ये सीखेंगे किस तरीके से हमें टैक्स प्लानिंग करना है ताकि हम टैक्स बचा भी सकें, प्रॉपर्ली उसको इन्वेस्ट कर सकें, जब हमें जरूरत है उसको इन्वेस्टमेंट को हम यूज कर सकें। तो आज हम ये सीखेंगे। आप इस सेशन में बने रहिएगा, किसी भी चीज को स्किप मत कीजिएगा, पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए टैक्स प्लानिंग का सेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज बी ऑन। नेक्स्ट है लास्ट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग क्या होता है, हमें यह तो पता है कि इन्वेस्ट करना है, लेकिन लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट होती है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज द 31 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, आपको 31 मार्च तक आपके इन्वेस्टमेंट वगैरह जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट है वो आपको उससे पहले पहले करना है। एज ऑन 31 मार्च और बिफोर दैट वी नीड टू इन्वेस्ट आवर मनी अकॉर्डिंग इनकम टैक्स सेक्शन टू गेट दैट टैक्स बेनिफिट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स प्लानिंग से आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हो सकता है
कि आज जब 60 ईयर्स के बाद में आप रिटायर होंगे तो उस समय भी आपको पास फंड होना चाहिए, ताकि आप उसको अपने जीवन को जिस तरीके से अभी जी रहे हैं आपको उस समय भी जीना है। तो आपको अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी से आप प्लानिंग करोगे तो अपने रिटायरमेंट को भी बेहतर बना सकते हो। इसके लिए इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजंस है जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके बारे में आगे जानेंगे हम इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर। इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन से प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें आप रिटायरमेंट प्लान को भी कर सकते हो। तो जो इनकम टैक्स का सेक्शन है 80C से लेके 80U, इन सेक्शन के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि कहां कहां पे आपको कितने कितने अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे आपका टैक्स भी बचेगा और आपके रिटायरमेंट प्लान भी आप बना सकते हो। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं, हम उन प्रोविजंस के बारे में जानेंगे। कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, कौन से ऐसे अलाउंसेस, एग्जम्पशंस और डिडक्शन है जिसका यूज करके हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम पता होनी चाहिए कि हम कितना अर्न कर रहे हैं। जब तक आपको यह पता नहीं है आप कितना अर्न कर रहे हो तब तक आप अपने टैक्स को प्लान नहीं कर पाओगे, रिटायरमेंट प्लान को प्लान नहीं कर पाओगे। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 5 अकाउंटिंग हेड्स है जिनके अंदर आपको अपनी इनकम शो करनी रहती है। उस इनकम के हेड के हिसाब से आपकी इनकम कैलकुलेशन होगी। तो सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इन चारों हेड में कोई नहीं आता है तो पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड की इनकम, टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम मिलके आपकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम होगी। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है कि आपकी टोटल अर्निंग कितनी है, तो ये आपकी हुई ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। इसके बाद जैसे आपने ग्रॉस टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट कर लिया, हम डिडक्शंस पे जाते हैं 80C के अंदर। तो सबसे पहला डिडक्शंस मैं आपको बताऊंगा 80C के अंदर हुआ पीपीएफ। पीपीएफ के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो आप, तो पीपीएफ दो तरह का होता है। यदि एम्प्लॉयर आप नौकरी करते हैं तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, उसको ईपीएफ बोलते हैं। यदि आप नौकरी नहीं करते हैं और आपका खुद का बिजनेस है और आपके एम्प्लॉयर ने आपको पीएफ का ऑप्शन नहीं देके रखा है तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो 1,50,000 रुपए का, और ये रिटायरमेंट प्लान के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड रहता है 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। सम टाइम के बाद में आप इसमें से पेमेंट निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। तो ये हुआ आपका पीपीएफ, ईपीएफ और फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर आप टैक्स कैसे बचा सकते हो? फिक्स्ड डिपॉजिट दो तरह की होती है, एक रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट होती है और एक होती है टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आपने बैंक में जाके टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट मांगेंगे तो उसका लॉक इन पीरियड होता है, 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। वहां पे आपको 5 साल तक अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखने होंगे। 5 साल बाद में उस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हो। 80C के अंदर आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है इसकी टोटल लिमिट 1,50,000 रुपए है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आप 1,50,000 रुपए कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है स्कूल फीस। यदि आप अपने बच्चों की स्कूल फीस देते हो, ट्यूशन फीस देते हो, तो वो पैसा भी आप 1,50,000 रुपए के अमाउंट तक इन्वेस्ट करने से आपको जो डिडक्शंस मिलेगा 80C के अंदर वो मिलेगा आपको। यदि आपने होम लोन लेके रखा है, उस होम लोन का यदि प्रिंसिपल पेमेंट आप रीपेमेंट करते हो तो उस पे भी आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये टोटल डिडक्शन 1,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। आप क्या कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट ओपन करवा सकते हो, वहां पे एनएससी ले सकते हो। इसमें भी लॉक इन पीरियड होता है एनएससी के अंदर, लेकिन एनएससी का इंटरेस्ट जो भी आपको अर्न करते हो वो इंटरेस्ट भी आपको री इन्वेस्ट हो जाता है, उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है। केवल 6th ईयर, जब लास्ट ईयर में आपको मैच्योरिटी होगी उस समय का इंटरेस्ट आपको टैक्सेबल होगा। लाइफ इंश्योरेंस, हम सब जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस में भी 80C के अंदर डिडक्शंस मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी आप अपने 80C का डिडक्शन का बेनिफिट लेने के लिए लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ELSS फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, यहां पे इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन ये भी टैक्स सेवर फंड है। यहां पे आपको इन्वेस्ट करना है, आपकी SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां पे लॉक इन पीरियड रहता है 3 साल का, और इससे जो भी प्रॉफिट होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक टैक्सेबल नहीं है। इसके बाद में जो आपका होगा, इसके ऊपर जो भी होगा 1 लाख के ऊपर, वो 10% से टैक्सेबल है। और लास्ट ऑप्शन है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। आप यूलिप, जिसे हम यूलिप बोलते हैं, इसके अंदर 2 बेनिफिट है, ये इंश्योरेंस का भी काम करता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट का भी करता है। लेकिन ये क्या है, मार्केट में इन्वेस्ट करता है शेयर बाजार के अंदर, तो रिस्क भी एसोसिएट है। तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से अपने फंड को चूज करना है, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करें ताकि आपको 80C के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और आप अपने टैक्स को बचा सकें।
और नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 80E। इसके अंदर आप एजुकेशन लोन यदि आपने बैंक से लिया है, उस एजुकेशन लोन पे जो आपको इंटरेस्ट पे करते हो उसका डिडक्शन आपको 80E में मिलता है विदाउट एनी लिमिट। नेक्स्ट ऑप्शन है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसके अंदर भी यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो 50,000 रुपए तक आपको बेनिफिट होता है। 50,000 रुपए, ये 1,50,000 रुपए जो 80C की डिडक्शन मिलता है उसके ओवर एंड अबो 50,000 रुपए का आप इन्वेस्ट एनपीएस के अंदर भी कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है 80D मेडिक्लेम। मेडिक्लेम के अंदर आप क्या कर सकते हो? मेडिक्लेम अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का हो सकता है। फैमिली के अंदर आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, तो उनका यदि 25,000 तक का प्रीमियम पे करते हो तो आपको 25,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। यदि आप अपने पेरेंट्स का भी मेडिक्लेम पेड करते हो तो 25,000 आपको पेरेंट्स के लिए भी मिल जाएगा। यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो 25 की अमाउंट जो है 25,000 की वो बढ़कर 50,000 रुपये हो जाएगी। यानी 50,000 रुपये आपकी पेरेंट्स की, 25,000 आपकी खुद की, 75,000। यदि आप खुद सीनियर सिटीजन और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो दोनों का मिला के आपको 50,000 आपको 1 लाख रुपीज का 80D के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन 80G, यहां पर भी आप डोनेशन करते हो तो इसमें भी आपको बेनिफिट होता है। अभी आपने सबने कोविड-19 के अंदर सुना होगा, पीएम केयर फंड के अंदर हमारे पीएम ने बोला है सबको कि इन्वेस्ट करना है, डोनेशन करना है आपको। तो ये डोनेशन जो आप करेंगे यहाँ पे 80G के अंदर वो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा आपको विदाउट एनी लिमिट। आप डोनेशन जो भी करेंगे आपको अपने टैक्सेबल इनकम से लेस होके बाद में उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब मैं बात करता हूं सैलरीड पर्सन के लिए उनको कौन कौन से अलाउंसेस अवेलेबल है। ऐसे अलाउंसेस जो उनको सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन को अवेलेबल है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इट्स ₹50,000। हाउस रेंट अलाउंसेस, यदि आपने अपने एम्प्लॉय को आपके हाउस रेंट की रिसीट्स, एग्रीमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके एचआर वाले मांगते हैं आपने दी है और आपकी पे स्लिप के अंदर आपको एचआरए मिलता है तो आपको इन 3 ऑप्शंस के कैलकुलेशन के हिसाब से जो एटलीस्ट जो सबसे लिस्ट रहेगा उसके हिसाब से आपको ये अलाउंसेस का डिडक्शन मिलेगा। लिव ट्रेवल अलाउंसेस, यदि आप अपनी फैमिली के साथ छुट्टी लेके कहीं घूमने जाते हो तो वहां पे जो आप ट्रेवल करते हो उसकी जो टिकट का फेयर है वो आपको लिव ट्रेवल अलाउंसेस के रूप में मिलेगा। इसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपने एचआर को फॉरवर्ड करने होंगे, एचआर वाले आपकी कैलकुलेशन करके लिव ट्रेवल अलाउंसेस आपको देंगे। अब हमने देखा कि ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में पता चल गई, इन्वेस्टमेंट हमें पता चल गया कहां हमें इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से हमारा इन्वेस्ट करने से टैक्स बचेगा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है नेट टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करने का। आपको क्या करना है, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में से आपने जो भी इन्वेस्ट किए वो अमाउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आपकी बचेगी वो होगी आपकी नेट टैक्सेबल इनकम। आगे मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स की रेट कौन कौन सी है, उस रेट के हिसाब से हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे। तो यह हमारा था ऑप्शन 1। यहां पे ऑप्शन 1 के अंदर आपको पुराने रेट के हिसाब से आपको इनकम टैक्स पेड करना है, पुराने प्रोविजंस के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट्स वगैरह रहेगा, कहां इन्वेस्टमेंट करना है ये हमने देखा, किस तरीके से हम अपना सेव कर सकते हैं टैक्स ये हमने जाना। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 की। ऑप्शन 2 क्या है? ये ऑप्शन 2 इस फाइनेंशियल ईयर 2021 में नया ऑप्शन हमें मिला है जिसके तहत हम लोग नई टैक्स रेट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो नई टैक्स रेट का बेनिफिट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में, आपको ऑप्शन 2 सुनना है। ऑप्शन 2 में आपको पता चलेगा कि हमें बेनिफिट है या नहीं है, किस लोगों को यह ऑप्शन 2 बेनिफिट रहेगा, क्या हमें ऑप्शन 2 ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या होगा यदि आपने ऑप्शन 1 ऑप्ट किया और बाद में आपको पता चला कि ऑप्शन 2 लेना है मुझे, तो किस तरीके से आप ऑप्शन 1 और 2 के बीच में स्विच कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ऑप्शन 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा टैक्स रेट्स के बारे में कि टैक्स रेट क्या है, कंडीशन फॉर ऑप्टिंग न्यू ऑप्शंस, यदि आप न्यू ऑप्शन के अंदर जाना चाहते हो तो वहां पे क्या कंडीशन है, कौन सी कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी तभी आप उस ऑप्शन 2 को ऑप्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और हम साथ साथ में ये भी देखेंगे कि ओल्ड के अंदर हमें क्या डिडक्शंस मिलती थी, नए में क्या डिडक्शंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। कंपैरिजन हम लोग टैक्स का करेंगे कि ओल्ड टैक्स का यदि ऑप्शन चूज करता हूं तो उस समय मेरे को कितना टैक्स पेड करना है, और यदि मैं नया टैक्स ऑप्शन यूज करता हूं तो मुझे कितना टैक्स पेड करना आएगा। और लास्ट में मैं आपको एक बताऊंगा किस तरीके से आप चुटकियों ना ये पता कर सकते हो कि मेरा टैक्स का ऑप्शन कौन सा चूज करना है, ऑप्शन 1 करना है या ऑप्शन 2 करना है। तो इसके लिए आप मेरे सेशन में बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं टैक्स रेट के बारे में। टैक्स रेट्स क्या है? ऑल टैक्स रिजाइम के अंदर 3 कैटेगरी है, एज लेस देन 60 ईयर्स, एज 60 ईयर्स और मोर,
एज 80 ईयर्स और मोर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एज लेस देन 60 ईयर्स में टैक्स की रेट्स क्या है। अप टू 2.5 lakhs जीरो, कोई भी टैक्स रेट नहीं है। यदि किसी की इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक रहती है तो इनकम टैक्स रहेगा 5%। यदि आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है तो 20%, और यदि आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30%। दूसरा ऑप्शन है एज 60 ईयर से ज़्यादा। यदि किसी की एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन 3 लाख से 5 लाख तक आपकी इनकम है तो 5% टैक्स है। 5 लाख से लेके यदि 10 लाख तक आपकी इनकम है तो 20% टैक्स है, और 10 लाख से यदि आपकी इनकम ऊपर है तो 30% टैक्स है। और थर्ड है एज 80 ईयर्स और मोर। 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, एंड 10 लाख से जो भी ऊपर इनकम आपकी रहेगी 30%, प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और एजुकेशन सेस जो आपके एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल सरचार्ज लगेगा, एजुकेशन सेस 4%। न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर इन्होंने किसी भी तरह की कोई भी कैटेगरी नहीं की है, इन्होंने सब कैटेगरी को एक जैसा रखा है और इनकम टैक्स की रेट्स को बाइफिकेट अलग अलग किया है इन्होंने गैप के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2.5 लाख यदि किसी की इनकम है तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपकी जैसे ही इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक रहती है तो आपको टैक्स देना है 5% से। यदि आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख तक होती है तो आपको टैक्स देना है 10%। यदि आपकी इनकम 7.5 से लेकर 10 लाख तक है तो इनकम टैक्स रहेगा 15%। 10 लाख से 12.5 लाख तक है तो 20%, एंड 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक है तो 25%, और अब वो 15 लाख है तो 30% आपको रहेगा, प्लस सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कैटेगराइज किया है इनकम को, हर एक इनकम को इन्होंने 2.5 लाख के गैप के अंदर डिवाइड किया है, और आपकी जो टैक्स की रेट है हर स्लैब के बाद में 5% टैक्स इंक्रीज होता गया 30% तक, और 15 लाख के बाद में 30%। लेकिन आप पहले ये सोचे कि मेरे को नए ऑप्शन में जाना फ़ायदेमंद है, इससे पहले हम आगे की स्लाइड देखते हैं क्या हमें नेक्स्ट नए ऑप्शन के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे यदि आप नए टैक्स रेट के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। ये कंडीशंस क्या है हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपको कोई भी तरह का किसी भी तरह का एग्जम्पशंस या डिडक्शंस जो आप पुराने टैक्स रिजाइम में लेते थे वो आपको अब नहीं मिलेंगे। कौन कौन से ऐसे एग्जम्पशंस है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमने बात किया था अंडर सेक्शन 10 की लिव ट्रेवल अलाउंसेस की, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये आपको नए टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेंगे यदि आप नई टैक्स रेट को ऑप्ट करते हो। तो स्पेशल अलाउंसेस, चिल्ड्रन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और यूनिफॉर्म अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंसेस, या कोई भी तरह के ऐसे अलाउंसेस जो आपकी पे स्लिप में दिखाई देते थे आपको, जिससे आप अपने टैक्स को बचाते थे, वो कोई भी तरह का अलाउंसेस आपको नए टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगा। नए टैक्स रिजाइम के अंदर जो भी रेट आपको दी गई है फ्लैट टैक्स लगेगा आपको उसी इनकम पे। स्टैंडर्ड डिडक्शंस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशन टैक्स, ये भी आपको नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का सेट ऑफ आप नहीं ले सकते हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो आपकी नेगेटिव इनकम रहती है, जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, वो भी आपको नहीं मिलेगा। आप उसका सेट ऑफ भी किसी दूसरे इनकम के साथ में नहीं कर पाओगे। कोई भी तरह का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी तरह का डिडक्शन जो आप अंडर चैप्टर 6A में लेते थे वो भी किसी भी तरह के डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। यानी PPF में इन्वेस्ट कर रहे हो, PF में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्कूल फीस दे रहे हो बच्चों की, अपने होम लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, आप LIC में पेमेंट करो, किसी भी तरह के डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर किस तरह के डिडक्शंस मिलते थे। यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी की है, ऑप्शन 1, 2 एंड ऑप्शन 3। और मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शंस, प्रोफेशन टैक्स, ATC का डिडक्शन, मेडिक्लेम का डिडक्शन और हाउस लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शंस यहाँ पे लिए है। और एज्यूम किया है ऑप्शन 1 के अंदर, सब ऑप्शन 1 के अंदर जो पर्सन रहेगा वो पूरा यूटिलाइज करेगा। ऑप्शन 2 के अंदर मैंने हाउस लोन इंटरेस्ट नहीं लिया है, और ऑप्शन 3 के अंदर मैंने ये माना है कि जिसकी इनकम थोड़ी कम रहेगी और किस तरह का इन्वेस्टमेंट वो कम करता है। तो पहले ऑप्शन के अंदर जहाँ पे हमें 4,27,500 यदि हम इन्वेस्ट करते हैं
तो हमारा टैक्स क्या लगेगा। सेकंड ऑप्शन के अंदर है 2,27,500 का इन्वेस्ट करते हैं तो, और थर्ड ऑप्शन में 77,500 का यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टैक्स क्या लगेगा, इसके बारे में देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिया है। पहले मैंने वेरियस इनकम लिखा है 6 लाख, 8, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख। मैंने 5 लाख इनकम इसके लिए नहीं लिए क्योंकि किसी की एग्जैक्ट यदि 5 लाख की इनकम होती है उसको वैसे भी टैक्स नहीं आता है। पुराने टैक्स रिजाइम के अंदर यदि आप 5 लाख आपकी इनकम है तो उस पर टैक्स आता है 12,500 का। और एक इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 87A, जहाँ पे आपको रिबेट मिलती है, रिलीफ मिलता है 12,500 का। तो यानी आपका जो टैक्स है वो जीरो हो जाता है। यदि किसी की इनकम 6 लाख रुपीज़ है और वो ऑप्शन 3 के अंदर इन्वेस्ट करता है यानी 77,500 इन्वेस्ट करता है तो उसे कितना टैक्स आएगा ऑप्शन 1 यानी ओल्ड, ऑप्शन 2 यानी न्यू ऑप्शन के अंदर। तो ऑप्शन 1 के अंदर उसको टैक्स आएगा 17,680 रुपीज़ और नए टैक्स के अंदर उसको आएगा 23,400, यानी इसके लिए बेनिफिट है ऑप्शन 1। ऐसे यदि किसी की इनकम 8 लाख रुपीज़ है और वो ऑप्शन 2 या 3 के अंदर यदि इन्वेस्ट करता है, अलाउंसेज या कोई भी तरह का बेनिफिट लेता है तो उसको ऑप्शन 2 के अंदर टैक्स आएगा पुराने रेट के हिसाब से 28,000 और ऑप्शन 3 में यदि इन्वेस्ट करता है तो उसको आएगा 59,000। और यदि नए टैक्स एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे टैक्स आता है 46,800 रुपीज़। ऐसे हम देख रहे हैं 10 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपीज़ और 15 लाख रुपीज़ के अंदर आप देखेंगे कि ऑप्शन 1 उन पर्सन के लिए बेस्ट है जो पर्सन अपने इनकम में से इन्वेस्ट करता है, सेविंग करता है या इनकम टैक्स में दिए गए सेक्शंस के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करके बेनिफिट लेता है तो उस पर्सन को ओल्ड रिजाइम बेनिफिशियल है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जिसका भी होम लोन लेके रखा है, यदि किसी ने, यदि आपने भी अपना होम लोन लेके रखा है और उस होम लोन में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों पेड कर रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शन 1 बेनिफिशियल रहेगा। ऑप्शन 2 आपके लिए तब बेनिफिशियल होगा जब आप कोई कम इन्वेस्ट करते हो और आपने इन्वेस्ट करने की आदत अभी तक डाली नहीं है, तो आपका सेकंड ऑप्शन यानी ऑप्शन 2 के अंदर आपको बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरीके से आपकी इनकम आप खुद जाके चेक कर सकते हो कि मेरी इनकम के हिसाब से मुझे कौन सा ऑप्शन चूज करना है। जैसा मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, मैं आपको उसी हिसाब से आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको अपना टैक्स बचाने के लिए आपको क्या करना रहेगा। तो आपको सबसे पहले सिंपली इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना रहेगा। मैं आपको बताता हूँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको किस तरीके से जाना है। आपकी वेबसाइट का नाम रहेगा इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको ये टैक्स कैलकुलेटर फॉर फाइनेंशियल 2021 को चूज करना है। यहाँ पे आपको अपनी एज सेलेक्ट करना है, कौन सी आपकी एज है। यहाँ पे आपको अपनी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम लिखना है, यानी आपकी ग्रॉस इनकम क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि 7 लाख रुपीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे नीचे लिखना है एग्जम्पशंस और डिडक्शंस। एग्जम्पशंस के अंदर आपको सारी एग्जम्पशंस काउंट करना है, जितनी भी एग्जम्पशंस आपको मिलती है, HRA, लीव ट्रेवल अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस और इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है। मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ किसी ने यदि 1,50,000 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे आपको कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू टैक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ओल्ड रिजाइम के अंदर आपको टैक्स आता है 23,400 रुपीज़ और नए टैक्स के अंदर आता है आपको 33,800। तो यानी आप यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बेनिफिशियल है ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर, आप यहाँ पे 10,400 रुपीज़ सेव करते हो। तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट के अंदर आके आप अपनी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे एग्जम्पशंस, डिडक्शंस और इस पर क्लिक करेंगे कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर, तो नीचे आपको कैलकुलेशन आ जाएगी कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल है। इसको देख के आपको अपने HR को वही ऑप्शन बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल है। अब आपका सवाल होगा कि यदि मैंने अपने HR को एक बार बता दिया तो क्या मैं वापस चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप अपने HR को जो भी आपने बताया उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके HR वाले आपकी टैक्स की कैलकुलेशन जो आपने ऑप्शन दिया उसी के हिसाब से करेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। आप अपना चेंजेस जब आप खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस समय आप चेंज ऑप्शन कर सकते हो। आपने यदि पहले साल ऑप्शन 1 चूज किया है, नेक्स्ट ईयर आपको लगता है मेरे लिए ऑप्शन 2 बेनिफिशियल है, तो आप नेक्स्ट ईयर चेंज कर सकते हो वापस।
तो इसमें कोई आपको रोकेगा नहीं, आप जितनी बार चाहो ऑप्शन चेंज कर सकते हो, एवरी ईयर आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो। आपके लिए जो बेनिफिशियल ऑप्शन आप उसी को आपको चूज करना है। तो अभी हमने देखा कि जिस तरीके से हमारी कैलकुलेशन हमने करके रखी थी और सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, यदि कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए ऑप्शन 1 बेनिफिशियल है। हो सकता है किसी के लिए ऑप्शन 2 बेनिफिशियल रहे, जो कम इन्वेस्टमेंट करता हो उसके लिए ऑप्शन 2 बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने खुद के इनकम टैक्स, अपनी खुद की इनकम के हिसाब से आपको अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। उससे आपको पता चलेगा कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल है, वो ऑप्शन आपको चूज करना है। मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा है। हमने सबसे पहले सीखा ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेशन करना, फिर हमने देखा ग्रॉस टोटल इनकम के बेसिस पे हमें सेविंग करने के लिए क्या प्लान करना है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, वो हमने सीखा। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बांट के रखिएगा, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से विड्रॉ नहीं कर सकते। यदि आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, ईपीएफ में इन्वेस्ट किया है, ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट किया है, फिक्स्ड डिपॉजिट, टैक्सेबल फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर डाल के रखा है पैसा, तो आप उन्हें उनके टर्म पूरे होने से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिवाइड करके इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको जब पैसे की ज़रूरत हो आप उस समय इन्वेस्टमेंट जो आपने किया उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एफडीआर, पीपीएफ एंड रिकरिंग डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कीजिएगा। मेडिक्लेम जरूर लें। आज की सिचुएशन को देखते हैं, मेडिक्लेम इज अ मस्ट। सबसे पहले आप अपनी मेडिक्लेम लें, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस उसके लिए लें जहां पे जो पर्सन अर्निंग हो उसके लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले लेना है। उसके बाद में यदि आपके पास फंड अवेलेबल रहे तो आप दूसरे मेंबर्स के लिए भी ले सकते हैं। अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहूँगा यहाँ पे कि आप अपना टैक्स किस तरीके से और बचा सकते हैं। यदि आपके पेरेंट्स अर्निंग पर्सन नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स के नाम पे इन्वेस्टमेंट करके भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। हो सकता है कि आप यदि वो इन्वेस्टमेंट अपने नाम से करो और आपका टैक्स ब्रैकेट 30 के ऊपर आ जाता है तो आपको जो भी इनकम होगी उस पर 30% से आपको टैक्स पेड करना रहेगा। लेकिन आपके पेरेंट्स जो नॉन अर्निंग मेंबर है उनके नाम से आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको वो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 2,50,000 रुपीज़ तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख तक नहीं देना है, और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक टैक्स नहीं देना है। तो आप अर्निंग जो आपकी होगी वो टैक्स फ्री अर्निंग हो जाएगी। इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपने पेरेंट के नाम से भी कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट के नाम से भी मेडिक्लेम लेके रखना, क्योंकि सीनियर पर्सन रहते हैं, पेरेंट्स हैं, इनको कभी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ताकि वो कभी भी आपको फाइनेंशियली बोझ ना हो। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स के लिए भी मेडिक्लेम इंश्योरेंस करके रखें। न्यू ऑप्शंस के अंदर आपको किसी भी तरह के डिडक्शंस नहीं मिलने वाले हैं। यह बात ध्यान में रख के आपको प्लान करना है कि ऑप्शन 1 में जाना है या ऑप्शन 2 में जाना है। आप वही ऑप्शन चूज करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप ऑप्शन 1 में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं और टैक्स पेड करते हैं और आप ऑप्शन 2 आपके लिए बेनिफिशियल रहे तो आप इन्वेस्टमेंट करना बंद नहीं करें, क्योंकि ये सेशन जो हमारा था टैक्स प्लानिंग के साथ साथ रिटायरमेंट प्लान को भी किस तरीके से हमें रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना है उसके बारे में भी है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिएगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट सेक्शन 80C में डिडक्शंस इसका नहीं मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट का मैंने आपको इसलिए ऑप्शन दिया क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर आप धीरे धीरे छोटी छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली, और आपकी सेविंग की आदत बनी रहे, इसके लिए मैंने रिकरिंग डिपॉजिट आपको रिकमेंड किया है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।